हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेशनल रिसर्च का लीनियर प्रोग्रामिंग सिंपलेक्स मेथड हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे। मैंने आपको सारे स्पेशल केसेस करवा दिए थे, हमारे सिर्फ एक दो स्पेशल केसेस रह गए, वो आज हम डिस्कस करके लीनियर प्रोग्रामिंग सिंपलेक्स मेथड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड, फॉर्मुलेशन, डुअलिटी, ये सारे चैप्टर्स करेंगे। जो हमारे दो केसेस रह गए थे, एक था मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन सिंपलेक्स मेथड में। ये कब होता है? इसे नॉर्मली हमें सॉल्व नहीं करना होता, सिर्फ हमें लास्ट में आंसर में लिखना होता है दिस इज अ मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। क्या होता है मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन? पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, बड़ा सिंपल है। सपोज मेरे पास तीन डिसीजन वेरिएबल्स हैं, x1, x2, x3। तीन डिसीजन वेरिएबल्स हैं और फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन ही स्लैग भी हैं, s1, s2 और s3। यहां मेरे पास बेसिक वेरिएबल है या सॉल्यूशन वैल्यूज है। मेरे पास x1, सपोज x3 और सपोज s3 रह गया। फाइनल आंसर आ गया, यहां zj होता है, यहां cj माइनस zj। सपोज मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है, सारे जा तो नेगेटिव हो गए या जीरो हो गए, तो मेरा आंसर आ गया। सपोज यहां आ गई वैल्यू 10, यहां आ गई 20, तो मैं लिखूंगा, मैं अपना फाइनल आंसर क्या लिखूंगा? x1 इज 10, x2 0 क्योंकि x2 फाइनल टेबल में है नहीं, एंड x3 इज 20 और zj जो भी मेरी वैल्यू निकलेगी। यही हम आंसर करते हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में। cj माइनस zj जब तक सारे नेगेटिव और जीरो नहीं होते हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचते। अब यहां सारे नेगेटिव और जीरो आ गए, पहली बात। दूसरी बात, x1 मेरे फाइनल टेबल में प्रेजेंट है 10, x3 मेरे फाइनल टेबल में प्रेजेंट है 20, लेकिन x2 नहीं है, तो मैं उसको जीरो लिख के और इन दोनों वैल्यूज को मैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके z निकाल लेता हूं और मेरा ये वाला z इससे टैली कर जाता है। फाइनल आंसर आ गया। मुझे यही चाहिए था, मुझे x1, x2 और x3 की वैल्यू चाहिए थी। x1 और x3 की वैल्यू आ गई। जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता फाइनल टेबल में हम उसे जीरो कर देते हैं। लेकिन अगर हम देखें, इसका मतलब हमारा आंसर यह सजेस्ट करता है कि हमें x2 प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए। सपोज एक ये फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, टेबल्स, चेयर्स और कैबिनेट्स हैं। मुझे टेबल्स बनाने चाहिए, मुझे कैबिनेट्स बनानी चाहिए, लेकिन मुझे चेयर्स नहीं बनानी चाहिए, और इन दोनों को बनाने से मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट से 50,000 रुपीज आ गया, राइट। लेकिन मैं एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं एक प्रोडक्ट को ड्रॉप नहीं करना चाहता, मैं चेयर्स भी बनाना चाहता हूं। जबकि मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन मुझे कहता है कि हमें चेयर्स नहीं बनानी चाहिए, मुझे कंसंट्रेट करना चाहिए टेबल्स और कैबिनेट्स पर। लेकिन अगर मैं फिर भी चेयर्स को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता एक प्रोडक्ट को, तो मैं क्या करूं? अगर मैं, वैसे तो आगे नहीं बनना क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं फर्दर एक टेबल और बना लेता हूं अपने डिस्क्रिप्शन से, ये x2 में एंटर कर लेता हूं EVC। क्यों? क्योंकि मुझे x2 भी यहां चाहिए, तो मैं इसे EVC ले लेता हूं। जबकि cj माइनस zj नेगेटिव है, नहीं लेना चाहिए था, सारे नेगेटिव और जीरो है, आंसर आ गया। लेकिन मैं एक बार फर्दर सॉल्व करना चाहता हूं सो दैट कि मैं ये प्रोडक्ट को भी डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता, और मेरे पास एक फालतू वेरिएबल यहां स्लैक, जिसे बेसिक वेरिएबल कहते हैं, ये LVR ले लेता हूं अपने आप ही। इन दोनों में से क्यों नहीं LVR लूंगा? क्योंकि मुझे यही मेरे पास एक सरप्लस वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल पड़ा है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे x1 चाहिए, x3 चाहिए और s3 नहीं चाहिए, उसकी जगह x2 चाहिए। तो मैंने अपने आप ही एक बार और फर्दर सॉल्व कर लिया।
ईवीसी ले लिया x2 को और एलवीआर ले लिया S3 को। ये मेरा एलवीआर हो गया, यहां मैंने अपनी मिनिमम रेशियो निकाल ली। मिनिमम रेशियो तो यहां निकाल ली नहीं, क्योंकि मैं तो अपने आप ही मुझे पता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरा विदाउट कंसिडरिंग द मिनिमम रेशियो, क्योंकि मेरा आंसर तो पहले ही आ चुका। और ये मेरा की एलिमेंट है, ये मेरा की एलिमेंट है, यही कराया मैंने आपको, की एलिमेंट है। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, अब क्या होगा, एक बार और टेबल बना लूं, इसको ईवीसी लेके और इसको एलवीआर लेके, तो मेरा नया टेबल बनेगा x1, नया टेबल जो बनेगा वो बनेगा x1, x3 और x2। इससे सारा टेबल चेंज हो जाएगा, इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। अब फायदा क्या होगा, मेरा x1 भी बनेगा, x3 भी बनेगा और x2 जो मैं डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहता, फॉर एग्जांपल मैंने चेयर्स कहा था, तो वो भी बनेंगी, लेकिन जो zj की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी जो यहां आ रही थी। इसे बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। जब एक डिसीजन वेरिएबल, एक सिर्फ एक डिसीजन वेरिएबल मेरे फाइनल टेबल में मिसिंग है और एक स्लैक वेरिएबल प्रेजेंट है, तो मैं अपने आप अगर उसे फर्दर सॉल्व करूं, डिसीजन वेरिएबल को ईवीसी लेके और स्लैक वेरिएबल को एलवीआर लेके एक बार फर्दर सॉल्व करूं, मेरा सारा आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन zj की वैल्यू सेम रहेगी। अब कंपनी की डिस्क्रिप्शन है, वो x1 10, x2 0, x3 20 मैन्युफैक्चर करके zj 50,000 कर लें, जा x1 जो भी यहां आया, x2 x3 जो भी आया, x2 जो भी आया और zj 50,000 वहां भी 50,000 है। दोनों में से जो ऑप्शन कंपनी को ठीक लगती है वो कंपनी चॉइस कर लेगी, इसीलिए इसका नाम है मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशंस हैं, कंपनी रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स को कंसीडर करके दोनों में से जो मर्जी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती है। लेकिन मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन की 3 कंडीशंस हैं। पहली बात, एक कोई फाइनल जो डिसीजन वेरिएबल है सिर्फ एक, वो मिस होना चाहिए। अगर फाइनल टेबल में 2 मिस होते तो बड़ी प्रॉब्लम थी, किसको मैं लूं, ये बनाना चाहता हूं कि ये बनाना चाहता हूं, बन तो जाएगा लेकिन उसमें प्रॉपर मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं निकलता। एक डिसीजन वेरिएबल मिस है फाइनल टेबल में और एक स्लैक वेरिएबल्स प्रेजेंट है, ठीक है, एक डिसीजन वेरिएबल मिस है, एक स्लैक वेरिएबल प्रेजेंट है, तो मैं उसे फर्दर सॉल्व करना चाहता हूं, डिसीजन वेरिएबल को ईवीसी लेके, स्लैक वेरिएबल को एलवीआर लेके। दूसरी बात, ठीक है, एक, दोनों एक एक होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो की एलिमेंट है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम की एलिमेंट से डिवाइड करके इनकी वैल्यूज निकालते हैं और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 बिकम्स इंफिनिटी। की एलिमेंट शुड नॉट बी 0। थर्ड, की एलिमेंट शुड नॉट बी नेगेटिव, -1, -2, -3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस होगा तो यहां सॉल्यूशन वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगी, जबकि x1, x2, x3 की वैल्यू जा तो 0 हो सकती है, जा पॉजिटिव हो सकती है। नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हमने शुरू में नॉन नेगेटिविटी लिखा था, x1, x2, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये नेगेटिव होगा तो हम जब डिवाइड करेंगे सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, यहां भी नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं फिर। तो इसीलिए 3 कंडीशंस का ध्यान रखना है, एक डिसीजन वेरिएबल मिस होना चाहिए फाइनल टेबल में, एक स्लैक वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए। द की एलिमेंट मतलब कॉमन एलिमेंट बिटवीन ईवीसी एंड एलवीआर, जिसे हम की एलिमेंट कहते हैं, दैट शुड नॉट बी 0 और नेगेटिव। इन दैट केस अगर हम फर्दर इसे सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग मिसिंग डिसीजन वेरिएबल एज ईवीसी एंड बाय डिपार्टिंग द स्लैक वेरिएबल एज एलवीआर,
the final zj remains same but the values of x1 x2 and x3 changes. दिस इज नोन एज मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन. सॉल्व करके नहीं दिखाना, बस आप जब अपना फाइनल आंसर लिखेंगे ये वाला यहीं लिख देंगे दिस इज अ मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन. इफ वी फर्दर सॉल्व इट zj रिमेन्स सेम. आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया. नाउ एक लास्ट हमारा जो पॉइंट रह गया दैट इज रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स. एक और भी है जिसे हम अनरिस्ट्रिक्टेड साइन कहते हैं, वो हम ड्युअलिटी में कवर करेंगे, वहां हमें ज्यादा क्लियर होगा. तो अब हमारा जो लास्ट केस है रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स. बड़ा सिंपल सा पॉइंट है. मैं दो कंस्ट्रेंट्स लिखता हूं सब्जेक्ट टू 3x1 plus 4x2 is less than equal to 7. 3x1 plus 4x2 is less than equal to 15. 2x1 plus 5x2 is less than equal to 16. आपने जब कंस्ट्रेंट्स को ध्यान से देखो, दो कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं जिनमें वेरिएबल की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी सेम है, डिसीजन वेरिएबल्स दोनों में सेम साइन है लेस देन, लेकिन सॉल्यूशन वैल्यूज डिफरेंट है. अगर हम लॉजिकली मैथमेटिकली देखें तो इस कंस्ट्रेंट का कोई यूज नहीं है. एनीथिंग विच इज लेस देन 7 सब्जेक्ट टू द कंडीशन अदर थिंग्स रिमेन सेम. एनीथिंग विच इज लेस देन 7 से अ डिजिट 6 इज लेस देन 7, इट विल ऑल्सो बी लेस देन 15. कोई चीज अगर 7 से कम है तो सेम चीज 15 से भी कम होगी. तो इसका मतलब मुझे इस कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले जो कंस्ट्रेंट है ये दोनों की कंडीशन को पूरा कर रहा है. जो चीज 7 से कम है वो 15 से भी कम होगी. इसे बोलते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट, जिसका यूज नहीं होता, लेकिन ये तभी करना है जब कंस्ट्रेंट्स के दो कंस्ट्रेंट्स के अंदर सेम वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज सेम है, साइन सेम है, तो हम बड़े वाली सॉल्यूशन वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे. अब सोचेंगे सिर्फ दो ही कंस्ट्रेंट्स हैं. अगर ये ग्रेटर देन होता, ग्रेटर देन 7 एंड ग्रेटर देन 15, बुक्स में क्वेश्चंस नहीं है, लेस देन के ही है, फिर भी अगर मैं कहता ग्रेटर देन 7 एंड ग्रेटर देन 15, जो चीज ग्रेटर देन 15 है, कोई नंबर सपोज 16 इज ग्रेटर देन 15, इट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 7. बट जो 7 से ग्रेटर है वो जरूरी नहीं है कि वो 15 से भी ग्रेटर हो. फॉर एग्जाम्पल 8 इज ग्रेटर देन 7 बट इट इज नॉट मोर देन 15. तो हम ऊपर वाले कंस्ट्रेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे. तो कौन सा एलिमिनेट करना है, इसे बोलते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट. इन केस two constraints have same number of decision variables having same variable values and same sign of less than or greater than, we can eliminate कौन सा कंस्ट्रेंट, ए पॉइंट, इन केस ऑफ लेस देन इक्वल टू. कौन सा एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट कंस्ट्रेंट विद बिग सॉल्यूशन वैल्यू. तो हमने 15 जिसकी सॉल्यूशन वैल्यू थी वो एलिमिनेट कर दिया.
in case of greater than equal to, eliminate constraint with less solution value। तो ये है रिडंडेंट मतलब जिसका कोई यूज नहीं होता। अब हमने कौन कौन से केसेस कर लिए, मैंने कौन कौन से केसेस आपको स्पेशल केसेस के अंदर करा दिया। डीजेनरेसी, जब टाई अमंग द मिनिमम रेशियो हो, सीजे माइनस जेडजे में टाई हो, 2 केस। नेगेटिव सॉल्यूशन वैल्यू हो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके हम उसे पॉजिटिव बना लेते हैं और साइन भी चेंज कर देते हैं। अनबाउंडेड, अगर सारी मिनिमम रेशियोज नेगेटिव या इंफिनिटी आ जाए। इनफिजिबल, अगर फाइनल टेबल में ए प्रेजेंट रह जाए, आर्टिफिशियल वेरिएबल। अगर सारे इक्वल टू के साइन हो तो हम यूनिट मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं और उतने ही ए डालते हैं। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट करा दिया, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन करा दिया। ये मैंने आपको 8 इंपॉर्टेंट केसेस कराए। अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हमारा डुअलिटी में कवर हो जाएगा। यहां हमारा पूरा का पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग सिंप्लेक्स मेथड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम फॉर्मुलेशन करेंगे, सेकेंडली ग्राफिकल मेथड करेंगे, फिर उसके बाद हमारा सारा लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाता है। ये बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।